पर अभी जब बीजेपी आ रही है, जब आती है तो हमें कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। तो इस मामले में मैं तो यही कहूँगा कि राकेश कालिया जी बिल्कुल सही हैं, कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए। और मैं बीजेपी को वैसे भी मन चट गया है अब उनसे, अब नहीं मन उनकी तरफ लगता ही नहीं है। राकेश ही चाहिए। चुनाव हमारे बाद दोबारा थोपे जा रहे हैं, मतलब कि राकेश कालिया डिजर्व करते हैं। राकेश कालिया जीत रहे हैं 10 वोट से कम। शर्मा के बारे में क्या कहेंगे? वो इलेक्शन जीत गए, फिर भी वो कभी किसी वजह से वो इलेक्शन छोड़ के जा रहे हैं, तो कोई रीज़न होगा, या तो बिक गए मेरे ख्याल से। ये पिछले 14 महीने में जो ये चैतन्य से शर्मा थे और इनके जो पिताजी हैं, उन्होंने यहाँ पे क्या किया है, जो इन्होंने अपने गुर्गे पाले हुए थे, उन्होंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, ये आपको पता चल जाएगा। प्रवासी मजदूर भाई रहते हैं, उनको इन्होंने दिहाड़ी पे लेके गए हुए थे, उनकी महिलाओं को इन्होंने दिहाड़ी पे रखा हुआ था, जो गाड़ियों में महिलाएं भर के गई हैं। उसके बाद जितने भी इन्होंने झंडे डंडे लगवाए वो उनसे दिहाड़ी पे लगवाए हैं। तो ये काम तो कार्यकर्ता करता है, दिहाड़ीदार थोड़े करते हैं। हमने कांग्रेस का जितना काम किया, हमारे जितने कार्यकर्ता थे खुद अपने घरों से निकल के आए हैं, कोई दिहाड़ी पे नहीं था। इनका तो ऑन दी रिकॉर्ड है, आप सोशल मीडिया पे उठाइए, जहाँ मर्जी उठाइए, जो हमारे प्रवासी मजदूर भाई हैं उन्होंने खुद बोला है कि हमें इन्होंने बुलाया हुआ है, हम इनके झंडे डंडे लगा रहे हैं, हमें दिहाड़ी पे बुलाया हुआ है। इस समय हम दौलतपुर चौक के मेन बाज़ार में हैं और कुछ दुकानदारों से हम बात करेंगे। अगर माहौल की हम बात करें, झंडे दिखाए जाएं तो कांग्रेस की यहाँ पर हमें लहर दिखाई दे रही है। आइए बात। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है जी। नमस्कार जी। क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह ये अब चुनाव की जो माहौल है, प्रतिक्रिया जो चली हुई है चुनावी प्रक्रिया में, इस माहौल में दोनों तरफों में बीजेपी की बात करें या कांग्रेस पार्टी की बात करें, तो आप किसकी और थोड़ा किसको अच्छा समझ रहे हैं या किसको, आपके क्या विचार हैं? वैसे मेरे को बताने की ज़रूरत है नहीं, पर फिर भी अपनी तरफ से मैं अपना ओपिनियन दे देता हूँ। देखिए, हम शॉपकीपर हैं सारे, हम दुकानदार हैं, काम करते हैं। अभी जब भी हमारा सीज़न होता है, कभी मेले लग जाते हैं पास में, कभी कुछ होता है, हम किसी से बात करते हैं तो हमारी कोई बात सुनता नहीं है। लेकिन जब राकेश कालिया जी थे तब इतनी दिक्कत नहीं होती थी, पर अभी जब बीजेपी आ रही है, जब आती है तो हमें कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। तो इस मामले में मैं तो यही कहूँगा कि राकेश कालिया जी बिल्कुल सही हैं, कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए। और मैं बीजेपी को वैसे भी मन चट गया है अब उनसे, अब नहीं मन उनकी तरफ लगता ही नहीं है। तो राकेश कालिया जी इस वक्त बेस्ट हैं, तो मैं तो यही कहूँगा कि सभी को उनको वोट डालनी चाहिए। मेरा वोट तो उन्हीं को जाएगा जी। वही बात कह रहा हूँ ना कि हम काम करते हैं, अब सुबह से लेकर शाम तक बैठते हैं, गर्मी हो, सर्दी हो, धूप हो, बरसात हो, लेकिन अगर मेले लग जाएं यहाँ पे और हम किसी से बात करें, जो लीडर होते हैं यहाँ के या बीजेपी की सरकार है उनसे बात करें, वो कुछ नहीं करते। लेकिन वहीं कांग्रेस की सरकार में जब राकेश कालिया जी थे पिछली बार, तो हमने बात करी थी, तो ऐसे यूँ हमने हर चीज़ उन्होंने हैंडल कर ली थी और हमारी सुनी भी थी। सबकी बात रखते हैं, लेकिन बीजेपी नहीं सुनती। अपना ओपिनियन है, वो जिसको वोट देना चाहेंगे वो तो देंगे, लेकिन जहाँ तक मैं आपको कांग्रेस और बीजेपी की बात बताऊँ तो कांग्रेस की तरफ ज़्यादा झुकाव है सबका। तो एक बार यहाँ पर फिर से माहौल के बारे में पूछ लेंगे। मेन बाज़ार दौलतपुर में हैं हम, तो हाँ जी, क्या कहेंगे जी आप चुनावों के बारे में? चुनाव के बारे यही कहांगे भी सानू राकेश ही चाहिए। अब ऐसा ना हो कि दल बदलू ना हो। हाँ, तो यहाँ पर एक और यहाँ पर बैठे हैं बुजुर्ग, उनसे बात कर लेंगे। क्या कहेंगे जी आप? कालिया ही आएगा जी, जहाँ पर कालिया ही आएगा उसकी ज़्यादा संभावना है जी। तो आप क्या कहेंगे जी? कालिया की। राकेश कालिया जीत रहे हैं 10 वोट से कम जी। तो क्या काम उनके आपको अच्छे लगे हैं? उनका 10 साल का कार्ड देख लो, सारे काम अच्छे किए हैं और जनता के फेवर में काम किया और आम बंदे से जुड़े हुए बंदे जी। तो यहाँ पर ये मेन बाज़ार है, दौलतपुर चौक का बाज़ार है, तो यहाँ मेलों की बात कर रहे हैं कि मेलों की वजह से यहाँ पर दिक्कत आती है। जो बीजेपी सरकार वो मेले लगाते हैं लेकिन वो हटाते नहीं, और जो लोकल दुकानदार उनको बहुत दिक्कत आती है इस काम की वजह से जी। क्यों? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, वो बाहरी क्षेत्र के लोग आके उसमें बाहरी दुकानदार जो है पैसा, और जो दुकानदार उनको उस टाइम 2-3 मंथ तो बहुत दिक्कत आती है इस काम करने में जी। तो हम चाहते हैं जो मेले उठाए जाएँ जी और जो लोकल दुकान को फ़ायदा मिले। अच्छा, देखा जाए कि एक बीजेपी की क्या कमी है, किसके बारे में बोलो? देखो, सारे काम वो बड़े लोगों के काम करते हैं, आम बंदों को काम नहीं करते हुए जी। जो मिडिल लोग हैं उसको बहुत ज़्यादा लॉस होता है इनकी वजह से, सिर्फ जो बड़े बंदे हैं उनको ही फायदा होता है। चैतन्य शर्मा के बारे में क्या कहेंगे आप? अच्छा, देखो, वो इलेक्शन जीत गए, फिर भी वो कभी किसी वजह से वो इलेक्शन छोड़ के गए हैं, जब बिके गए हैं जी। मेरा तो मानना चाहिए वो बिके होंगे जी। जनता ने उनको चुना, फिर भी वो सरकार को छोड़ के जा रहे हैं, तो कोई रीज़न होगा, या तो बिक गया मेरे ख्याल से।
एक तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि चुनाव हमारे पास दोबारा थोपे जा रहे हैं। अभी थोड़े टाइम पहले चुनाव हुए, पहले जिला परिषद के हुए, उसके बाद जिला परिषद के बाद सीधा इन्होंने विधायक चितरने ही थे, ये एमएलए का इलेक्शन लड़ा, जीत गए, जनता ने जिताया। उसके बाद अभी इन्होंने दोबारा से पार्टी छोड़ के बीजेपी में आ गए हैं। ठीक है, एक तो जनता पे चुनाव थोपे जा रहे हैं, जिसका कोई मतलब नहीं है। और बाकी रही काम इस पर इलेक्शन की जो पोजीशन है वो इस टाइम मतलब कि राकेश कालिया डिज़र्व करते हैं। चलिए बातचीत करते हैं। हमारे साथ कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं यहाँ पर मौजूद हैं और उनके यहाँ पर सभी और भी अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए कार्यकर्ता हैं। तो चलिए यहाँ पर अनिल जी से बात कर लेंगे। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इस गगरेट विधानसभा क्षेत्र की बहुत ही गरमाया हुआ माहौल है, दोनों ही तरफ जो है रैलियाँ निकाली जा रही हैं, नुक्कड़ सभाएँ हो रही हैं। इस समय जो है चुनावी माहौल के बारे में अगर हम बात करें तो आपका क्या विचार है और क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, इसमें पहले तो मैं आप यहाँ पे आए हैं, मैं आपका यहाँ पे स्वागत करता हूँ। बाकी जहाँ पे जनता ने बड़े ज़ोर शोर से जब ये हमारे जो अयोग्य ठहराए गए विधायक हैं, जब ये कांग्रेस में आए थे तो इनको बड़े ज़ोर शोर से जिताया था और हमने बड़ी भारी उम्मीदें वाली हुई थी जनता ने कि ये बहुत बड़ा काम करेंगे, क्योंकि जो हर कोई विधायक है या नेता ये चाहता है कि मेरा सलाहकार जो है बड़ी आदमी हो। तो अब मैं भाग्यवश कहूँगा या दुर्घटनावश कहूँगा, जो इनके पिताजी हैं वो देश के क्या संसार के सबसे बढ़िया पदों पे रहे हैं और एक उनका बेटा जो था वो 28 साल का एक बच्चा जो विधायक बन गया और उसके सलाहकार थे जो सरकार के किसी सरकार के सर्वोच्च पद से रिटायर हुए हैं। तो हमने तो ये सोचा था कि ये बहुत ऊंची जगह पे जाएगा, लेकिन जैसे ही चुनाव के बाद ये जीते हैं तो इन्होंने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। कार्यकर्ताओं को, जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का तो इन्होंने दुर्दशा की, लेकिन जनता के साथ जो इन्होंने शुरू किया वो आप कहीं भी घूम के पूछ सकते हैं। यहाँ पे आप सोशल मीडिया पे देखिए, एक नहीं दर्जनों ऐसे वीडियो मिल जाएंगे जहाँ पे आपको साफ दिख रहा है जो हमारे यहाँ पे प्रवासी मजदूर भाई रहते हैं उनको इन्होंने दिहाड़ी पे लेके गए हुए थे, उनकी महिलाओं को इन्होंने दिहाड़ी पे रखा हुआ था, जो गाड़ियों में महिलाएं भर के गई हैं। उसके बाद जितने भी इन्होंने झंडे डंडे लगवाए वो उनसे दिहाड़ी पे लगवाए हैं। तो ये काम तो कार्यकर्ता करता है, दिहाड़ीदार थोड़े करते हैं। हमने कांग्रेस का जितना काम किया, हमारे जितने कार्यकर्ता थे खुद अपने घरों से निकल के आए हैं, कोई दिहाड़ी पे नहीं था। इनका तो ऑन दी रिकॉर्ड है, आप सोशल मीडिया पे उठाइए, यहाँ मर्जी उठाइए, जो हमारे प्रवासी मजदूर भाई हैं उन्होंने खुद बोला है कि हमें इन्होंने बुलाया हुआ है, हम इनके झंडे डंडे लगा रहे हैं, हमें दिहाड़ी पे बुलाया हुआ है। तो इनके पास कार्यकर्ता कहाँ थे? कोई कार्यकर्ता नहीं था, मजदूर गए हुए। कालिया की अगर हम बात करें तो बहुत सुलझे हुए और पुराने नेता हैं और एकाएक वो बीजेपी में चले गए, कुछ उनके निजी कारण रहे होंगे, हम उस पर नहीं जाएंगे। आगे उनका विजन अगर बात करें तो क्या है, किस तरह वो गगरेट की जो दशा और दिशा को जो है वो संभालेंगे? देखिए, राकेश कालिया जी एक सुलझा हुआ व्यक्तित्व है, उनका जीवन एक खुली किताब है। उनकी ईमानदार और नेक नीति छवि की जो मिसाल है वो पक्ष ही नहीं विपक्ष वाले भी देते हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपकी बात का माफ़ी के साथ सुधार करूँगा कि राकेश कालिया जी ने अगर पार्टी छोड़ी थी, उन्होंने पार्टी बीजेपी और कांग्रेस के चक्कर में नहीं छोड़ी थी। उन्होंने पार्टी इसलिए छोड़ी थी कि ये जो बंदे हैं ये गलत आदमी थे, जो कांग्रेस में कहीं से ये दाखिल हो गए किसी तरीके से, या कोई ऐसी विडंबना थी ये कांग्रेस में आ गए। तो राकेश कालिया जी ने उस समय बोला था कि अगर ये कांग्रेस में रहते हैं ऐसे लोग, ये जहाँ पे गगरेट के लिए ठीक नहीं है, गगरेट में ये अफरा तफरी का माहौल पैदा करेंगे, तो मैं इसलिए पार्टी छोड़ रहा हूँ। उन्होंने पार्टी छोड़ दी और उसके बाद अब जैसे ही ये बीजेपी में गए हैं, राकेश कालिया जी ने बीजेपी से भी जब इस्तीफा दिया, उनको भी यही बोला कि मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया, लेकिन ये बंदे गलत हैं और मेरी बात पूर्व में स्थापित हो चुकी है कि ये बंदे गलत हैं। तो उन्होंने बीजेपी भी छोड़ दी। बाकी यहाँ पे गगरेट में जो इस समय राजनीतिक माहौल है वो बीजेपी और कांग्रेस का नहीं है। आप किसी से भी पता करें, जहाँ पे माहौल ये है कि हमने गगरेट के क्षेत्र को बचाना है। गगरेट के क्षेत्र और हिमाचल प्रदेश के ऊपर जो दाग लगा है हमारे दामन पे, उस दाग को हमने मिटाना है। क्योंकि हिमाचल प्रदेश के आज तक के ज्ञात इतिहास में आप उठा के देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश की हम सब लोगों की एक छवि है जो ईमानदार छवि देखी जाती है। हम हिंदुस्तान ही नहीं, हम हिंदुस्तान के बाहर भी किसी देश में चले जाएं, जब हम बताते हैं
कि हम हिमाचल प्रदेश से हैं तो हमें लोग बड़े सम्मान और मान सम्मान देते हैं और सम्मान के साथ देखते हैं। जहाँ तक कि हमारी हिमाचल प्रदेश की जो गाड़ियाँ हैं HRTC की, उनको नाइट सर्विस में सबसे ज़्यादा सवारी मिलती है। वो इसलिए मिलती है कि इस प्रदेश की ईमानदार छवि है। इस प्रदेश की ईमानदार छवि को दागदार किया है इन चोर लोगों ने, जिन्होंने यहाँ पे हर जगह उगाही का धंधा बना दिया। इन्होंने अपने पैदल बैरियर खड़े कर दिए, जगह जगह चाय पकौड़े वाले भी इन्होंने नहीं छोड़े। जहाँ इवन की मैं आपको एक बात यहाँ पे ऐड करूँगा कि इनके जो करिंदे हैं, उनके जो कपड़े हैं, बूट जराब, उसका खर्चा भी ठेकेदार भाइयों से लेते थे। तो ऐसी अफरा तफरी इन्होंने पैदा की हुई थी यहाँ पे, तो उसको हमने उसके विरोध में जनता वोट करेगी, क्योंकि राकेश कालिया जी की ऐसी छवि है। अब लोगों ने एक ईमानदार छवि को आगे लाने का पूरी तरह से ठान लिया है और इस कलंक को धोने का पूरा मन बना लिया है। पहली बात तो यह है कि जो चैतन्य शर्मा की जितनी PR टीम थी, कोई सौमिक शेट्टी या कुछ ऐसा करके है, कोई टीम का जो इनका मैनेजर है, जितनी टीम है वो इलेक्शन के बाद उनका पहला ये था कि हमने यहाँ पे जो खनन पट्टे हैं उनके ऊपर कैसे कब्जा किया जाए। तो इन्होंने क्रैशर वालों के ऊपर दबाव बनाना शुरू किया और क्रैशर में इन्होंने अपना हिस्सा भी डाला, जब कहीं ना कहीं किसी क्रैशर को इन्होंने चलाया भी है, सुनने में आया है ऐसा। अब चैतन्य शर्मा को कैसे पता नहीं है? भाई आप बोल रहे हो कि मैं ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आया हूँ, 18 साल के बाद बच्चा वैसे ही व्यस्त हो जाता है। आपको आप अपनी हर बात की जिम्मेवारी है। आप प्रदेश में विधायक चुने गए थे, इनको सब कुछ पता था। जहाँ तक कि चैतन्य शर्मा एक चुनाव के ठीक बाद ही एक दबाव बनाने के लिए एक क्रैशर के ऊपर चैतन्य शर्मा जी ने पर्सनली गए हुए थे वहाँ पे, रात के अंधेरे में, रात में गए वहाँ पे, इन्होंने छापे जैसी कार्रवाई करने की कोशिश की। भाई विधायक को जब वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है? आप एक फ़ोन मारो, चाहे SP को भेज दो, DSP को भेज दो, पूरा पुलिस प्रशासन बैठा हुआ है। लेकिन इनकी अपनी मंशा में कहीं ना कहीं कोई ऐसा होगा कि मैं दबाव बनाऊँगा, मैं आंखें दिखाऊँगा क्रैशर वालों के ऊपर। तो ऐसा हुआ है, दुनिया रो रही है, पैसा नहीं दिया इन्होंने, सब कुछ इनको पता है। चैतन्य शर्मा एक मुखौटा है। मैं बोलता चैतन्य शर्मा, आप ये मान के चलिए वो असली धूर्त वो है, उसका बाप फिर भी शरीफ हो जाएगा उसके आगे। तो सब कुछ जानते हुए आंखें बंद करके बैठा हुआ था। उसने अपना धर्म नहीं निभाया, उसने उस कसम को नहीं निभाया जो उसने अपना नामांकन भरते समय एक कसम शपथ ली थी संविधान की, और जब वो विधानसभा में गया था वहाँ पे विधायक की भी उसने शपथ ली थी। उसने दोनों शब्दों को तोड़ा है। उसने भारत के संवैधानिक तौर पर ली हुई शब्द का भी अपमान किया है। और आज के क्षेत्र की जनता के ऊपर चुनाव पे चुनाव ला दिए हैं। पहले इनका एक चुनाव आया, दूसरा जिला परिषद का चुनाव आया, उसमें इन्होंने चुनाव लड़ा। तब हमने 4 महीने यहाँ पे चुनाव आचार संहिता लगी रही, हमारे सारे विकास के कार्य रुके रहे। उसके बाद ये MLA के इलेक्शन में चले गए। MLA के इलेक्शन के बाद में फिर से जिला परिषद का इलेक्शन करवाना पड़ा। तो ग्रेड की जनता तो इनके इलेक्शन के चक्कर में मर जाएगी। अब तीसरी बार वोट मांग रहे हैं यहाँ पे आके। तो आप समझ सकते हो कि ये शैतान आदमी है, ये ठीक बंदा नहीं है। पहले तो ये बात है कि चैतन्य शर्मा जो मैंने खुद देखा है कल इसकी रैली में, तो जितने भी थे रैली में ट्रैक्टर उन पर गुब्बारे लगे हुए थे जी। तो जो गाड़ियाँ थी वो भी किराए के पर थी जी। तो उन्होंने गाड़ियों में क्या था, एक ड्राइवर था, एक सवारी बैठी हुई थी। सब ये जितने भी थे प्रवासी मजदूर एक दिहाड़ी पर बंदे 300 रुपये पर, और गाड़ियाँ थी पर सारे ही बाहर के आदमी थे, लोकल आदमी बड़े कम थे, बहुत ही कम थे। सो इससे असी ये उम्मीद रखते हैं कि ये इलेक्शन है ये तो एक तरफा है, ये विकास का इलेक्शन है। इसलिए राकेश कालिया को जनता का स्नेह है, जनता बजाते खुद स्नेह। राकेश कालिया की रैली में लोग जो नहीं भी बुलाए हुए थे वो भी गए हुए थे उसकी रैली में। तो इससे ये मालूम होता है तो एक तरफा ही इलेक्शन है। उस पर आप समझ सकते हैं चैतन्य शर्मा ने ये सारा जो इलेक्शन है हमारे पर एक बोझ की तरह आया हुआ है। ये सारा खर्चा जो जनता के जेब से निकलेगा। और दूसरी बात यह है कि इसने जनता की भावनाओं की, इसने हमें मानसिक तौर पर पीड़ा दी हुई है ग्रेड की जनता को। जनता का एक तरह से उत्पीड़न हुआ है। इसने अपने चुनाव के दौरान भी जो वादे किए थे, अब वो मौका था कि उन वादों को धरातल पे उतारना था।
लेकिन आज की डेट में कुछ भी नहीं है। ये तो अगले चुनाव के लिए वोट मांगने लगे हैं। ये मेरा भाई ये बताए, ये वकालत करके आया है या नहीं आया मुझे नहीं पता, कि यार भाई अगर तू एक सरकार में बैठी हुई सरकार का हिस्सा था, तू सरकार का एमएलए था, आज तू विपक्ष का एमएलए बनने चला हुआ है, तू विपक्ष में एमएलए बन के क्या करेगा? पहले तो जीतेगा ही नहीं। एक अक्लमंद आदमी को, बेवकूफ़ से बेवकूफ़ आदमी भी ये समझता है बात कि यार मैं सरकार में रह के कुछ नहीं कर पाया तो मैं बाहर जाके क्या करूँगा। तो सबसे पहले कालिया साहब इस इलाके में क्या करेंगे? अगर मैं आपसे बात कहूँ कि पहले तो ये बात है कि कालिया साहब 101% जीत रहे हैं, क्योंकि ये इलेक्शन हमारा नहीं है। कालिया साहब इलेक्शन नहीं लड़ रही है यहाँ पे जो चुनाव है गगरेट की जनता लड़ रही है। गगरेट का बच्चा आज की डेट में राकेश कालिया बन के चुनाव लड़ रहा है। और दूसरी बात, हम लोग गगरेट के लोग, माता चिंतपूर्णी हमारे सामने, हम माता चिंतपूर्णी के चरणों में बैठे हुए हैं। जब गगरेट की जनता का उत्पीड़न हुआ, जहाँ पे समझ लो कि ये पाप कर्म बढ़ने शुरू हुए, तो माता ने इन लोगों की जो बुद्धि का वो हरण कर लिया है। लेकिन एक बुद्धि का इनका हरण हो गया और जान की विनाश काल विपरीत बुद्धि हो गई है, और इन्होंने ये उल्टा निर्णय लिया और ये इलेक्शन में कूद गए। कालिया साहब 101% जीत रहे हैं। कालिया साहब जैसे ही जीतेंगे, मैं बोल रहा हूँ कि हम कार्रवाइयाँ करवाएंगे। जिससे भी इन्होंने पैसे की वसूली की है, एक बंदे का पैसा लड़वाएंगे। पूरी कानून व्यवस्था को चाक चौबंद किया जाएगा। किसी भी तरह का अन्याय किसी से भी सहन नहीं किया जाएगा। ये मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ। और कोई भी हमारा जो युवा भाई है, बुजुर्ग है, किसी को भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है, उसको किसी के साथ संपर्क करने की ज़रूरत नहीं है, उसको कहीं बाहर बैठने की ज़रूरत नहीं है। वो सिर्फ कालिया साहब को एक फ़ोन लगाए या कालिया साहब के संपर्क में आए, उसका काम होगा माँ चिंतपूर्णी की कृपा से। गगरेट में कालिया साहब यार विकास की मिसाल है। यहाँ पे हमें बच्चों की पढ़ाई के लिए कोई सरकारी कॉलेज नहीं था, और कालिया साहब से पहले भी कई विधायकों ने पूरी कोशिश की थी। जहाँ पे डीएवी कॉलेज हुआ करता था, उसका सरकारीकरण नहीं हो पाता था। कालिया जी के अथक प्रयासों के बाद वो डीएवी कॉलेज का सरकारीकरण किया गया, पूर्ण सरकारीकरण हुआ। ये बहुत बड़ा यहाँ पे कालिया जी की देन है। आज हमारी बच्चियाँ जहाँ पे 5 किलोमीटर पे जाके वहाँ पे मास्टर की बैचलर की डिग्री करके आ रही हैं। उसके साथ ही बच्चों के लिए यहाँ पे तकनीकी शिक्षा के लिए ITI जो है वो भद्रकाली में खुलवाया गया है। मेरे गांव दियोली में, जहाँ पे हिमाचल प्रदेश का शायद दूसरे नंबर का सबसे बड़ा फिशरी फार्म है, उस फिशरी फार्म का पूरा नवीनीकरण करवाया गया। आज वहाँ पे फिशरी की क्लासें लगने वाली हैं। यहाँ पे जितना मछली का सीड जाता है हिमाचल में, वो हैचरी है वहाँ दियोली से जाता है, वो कालिया साहब की देन है। यहाँ पे कम से कम 6 से 7 ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे कालिया साहब ने बड़े साइंस सेंटर खुलवाए हुए हैं, जहाँ पे आज हर बच्चे का, और मैं बोलता हूँ कि चैतन्य शर्मा का भी एड्रेस बदला हुआ है। वो अपना आधार कार्ड निकाल के देख ले, वहाँ पे विलेज एंड पोस्ट ऑफिस भद्रकाली आएगा तो उसके साथ तहसील गनारी आएगा। वो तहसील कालिया साहब की देन है। गगरेट में उप तहसील कालिया साहब की देन है। और सड़कों का तो मैं आपको बता ही नहीं सकता कि कितनी सड़कें बनी हुई हैं। और ये हिमाचल में सभी विदित है कि कालिया साहब का मैडम विद्या स्टोक्स के साथ बड़ा प्रेम स्नेहिल संबंध थे। मैडम विद्या स्टोक्स जहाँ पे जब IPH मिनिस्टर थी वो आई थी, उन्होंने रिकॉर्ड 42 रिक्कें दी हुई थी। आज यहाँ पे जो घर घर में नलके लगे हुए हैं, उनकी पानी की सप्लाई में कालिया साहब का भरपूर योगदान है। समाज चैनलाइजेशन जो है, समाज चैनलाइजेशन में कालिया साहब ने माननीय मुकेश जी के साथ कंधे से कंधा मिला के काम किया। और आज गगरेट की हर खट चैनलाइज है। वो चाहे तो आप गूगल मैप पे देख सकते हैं, आप वो ऊपर से नज़र आता है। और ये हिंदुस्तान का एकमात्र सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है समाज चैनलाइजेशन का। आप देख सकते हैं, ये कोई छोटे मोटे काम नहीं है। ये मैंने कुछ काम गिनाए हैं, बहुत लंबी लिस्ट जाएगी यहाँ पे। बहुत